नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास क्लास में। बहुत सारे बच्चों का काफ़ी अधिक डिमांड था कि सर आपने जैसे चैप्टर 7 तक के प्रश्नों का उत्तर करा रखा है वैसे ही चैप्टर 8 का भी कराइए। तो आज की यह वीडियो क्लास 10th वालों के लिए खास कर रहेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत सारे बच्चों के काफ़ी अधिक कमेंट आने के बाद यह क्लास शूट हो रहा है। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th इतिहास यानी बात करें तो आपके SST क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाला जो बुक है इतिहास, इस सब्जेक्ट के अध्याय 8 के जिसका नाम है प्रिय संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, इस चैप्टर को पूरी तरह से कवर करेंगे और एक एक पॉइंट को आपको हम शानदार तरीके से बताएंगे ताकि कहीं से कोई दिक्कत देखने को ना मिले। देखिए हमारा चैप्टर रहेगा प्रिय संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ठीक है, काफ़ी शानदार चैप्टर है। आज के आज की इस वीडियो में इसको कवर करेंगे। इस चैप्टर में जितने प्रश्नोत्तर पूछे गए हैं सबको एकदम डिटेल से बताएंगे, जैसे हमने अध्याय 7 तक बता रखा है। ठीक है ना, अध्याय 7 तक। थोड़ा सा आपको बुक परिचय करा देते हैं। बुक हम रखे थे यहीं पे होगा, देखते हैं बुक कहाँ गया आपका बुक। ये वाला तो अर्थव्यवस्था है जी। बुक सबसे पहले बुक आपको दिखाना बेहद ज़रूरी है। ये तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आए थे कि सर बुक कौन सा रहता है आपका। देख लीजिए ये वाला बुक अपना पहचान लीजिए। एक देख सकते हैं इतिहास की दुनिया, यही आपका बुक है क्लास 10th इतिहास की दुनिया। नॉर्मल सा बुक है, NCERT का बुक है और काफ़ी शानदार इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आइए शुरुआत करते हैं और हमारा प्रयास रहे कि एक एक क्वेश्चन को डिटेल से बताया जाए ताकि आपको चीज़ें और भी प्रॉपर ढंग से समझ में आए। पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? काफ़ी लाजवाब प्रश्न है। तो महात्मा गांधी ने आपको यहाँ से याद रखना है यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। ठीक है ना, याद रखिएगा महात्मा गांधी ने किस पत्र का? यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा ही बदल दी? तो वह था अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका आपका सही आंसर हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका। आ रहा है समझ में? दिक्कत हो, डाउट हो, बोल दीजिएगा। ठीक है ना। अगला, 13वीं सदी में किसने बालक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? किसने बालक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? ठीक है, आपको याद रखना है मार्को पोलो। वो कौन था जी? मार्को पोलो था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्को पोलो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म आपको याद रखना है जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था जी? जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। आ रहा है समझ में? गुटेनबर्ग का फोटो आपकी बुक में दे रखा है। फोटो से भी पहचानते रहिएगा। ठीक है ना, काम आता है कई बार। गुटेनबर्ग का फोटो दिखा देगा थोड़ा सा। सबसे लास्ट चैप्टर में गुटेनबर्ग होने चाहिए आपके। दिखाते हैं कहाँ गए गुटेनबर्ग, खोज के दिखाते हैं आपको। ये रहे, देख सकते हैं। थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखेंगे लेकिन ये रहे गुटेनबर्ग। देख रहे हैं गुटेनबर्ग? मस्त दाढ़ी बढ़ा रखे हैं। थोड़ा सा क्लियर तो नहीं दिख रहा है लेकिन है, बढ़िया है। तो इनका जन्म हुआ था जर्मनी, गुटेनबर्ग जर्मनी में। अगला, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? जो गुटेनबर्ग थे, थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं, बार बार दिक्कत कर रहा है। प्रश्न आपका यह है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो आपको याद रखना बाइबल। काफ़ी लाजवाब प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। ये अभी भी आई है, एकदम भी आई। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी? ये क्या बन गया? XXI बन गया जी, इसको उड़ा देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बाइबल की छपाई कर रखी थी। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत, 5 प्रश्नों में कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो और आपको कुछ ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। 6 नंबर, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो वह था कैक्सटन। कौन था? कैक्सटन था। कैक्सटन, आ रहा समझ में? कैक्सटन था। आगे, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा था कि मुद्रा है वो ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो वह था मार्टिन लूथर। कौन था? मार्टिन लूथर था। कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर था। अगला प्रश्न देखते हैं। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? जो रूसो था वो कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस का था। रूसो कहाँ का था जी? आपको याद रखना, फ्रांस का था।
रूसो कहाँ का दार्शनिक था? आपको याद नहीं, एक शब्द में फ्रांस का था, क्या दिक्कत है, रूसो फ्रांस का था, रहेगा ना याद है। आगे 9 नंबर, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सबसे पहले जो मुद्रण की शुरुआत, मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई? वो हुई थी आपकी चीन में। चीन में आ रहा है समझ में? विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? आपको याद क्या रखना है, चीन में हुई थी। ठीक है, आगे किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई? तो हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन। आ रहा है समझ में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। 10 प्रश्नों में कहीं से कोई दिक्कत देखने को मिले तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में नंबर बता दिए किस नंबर में आपको डाउट है। टोटल 10 प्रश्नों को हमने देख लिया। आगे बढ़ेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ से आपका शुरू होगा इस चैप्टर में फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को भरें। इन रिक्त स्थानों की यहाँ से आपको पूर्ति करना। आइए करते हैं पूर्ति की चीज़ को। ब्राइटनेस क्यों बंद होता है जी? हमको समझ नहीं आता है। फुल रहो यार, ठीक है। ऑटोमेटिक कम हो जाता है, ऑटो ब्राइटनेस बंद है, ठीक तो है। ऑटो ब्राइटनेस नहीं होगा, क्यों बंद होता है? 1904-5 के रूस जापान युद्ध में किसकी पराजय हुई? जहाँ जहाँ हमने हाईलाइट कर रखा है वहाँ वहाँ आपका भरने वाला था। यहाँ देख सकते हैं, जहाँ जहाँ हमने हाईलाइट कर रखा है वहाँ वहाँ आपका क्या था? वहाँ वहाँ पर आपका भरने वाला था। ठीक है, देखिए कहाँ कहाँ भरने वाला था। एक यहाँ भरना था, यहाँ भरना था, यहाँ यहाँ यहाँ, जहाँ जहाँ ऐसे था वहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। ठीक है ना? बुक खोल लीजिएगा, बढ़िया समझ में आएगा। 1904-5 के रूस जापान युद्ध में रूस की पराजय हो गई। किसकी पराजय हुई? दोनों में से रूस की पराजय हो गई। ठीक है। फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन किया। बॉम्बे क्रॉनिकल का क्या किया था? संपादन किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पास किया गया। जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था 1878 ईस्वी में क्या किया गया था? पास किया गया था। ठीक है। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी को विभूषित किया गया। सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है ना? आगे अल हिलाल का संपादन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। अल हिलाल का संपादन किसने किया था? अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। यहाँ तक कोई दिक्कत? बस यही सिंपल से भरना इसको, 5 है। आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में तो आपको मिलेगा यहाँ पर सही मिलान कर, यानी आपको यहाँ से मिलान करना है। ठीक है, निम्नलिखित का मिलान करना है खंड क से खंड क को। यहाँ हमने डायरेक्ट मिलान करके रखा है। तो जेके हिक्की कौन था? तो बंगाल गजट। जेके हिक्की बंगाल गजट। ठीक है ना? राजा राम मोहन राय, यह कौन थे? राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी, राम मोहन राय कौन थे? संवाद कौमुदी। ठीक है ना? संवाद कौमुदी मिलाना है आपको। बाल गंगाधर तिलक किससे मिलेंगे? मराठा से मिलेंगे। बाल गंगाधर तिलक मराठा से। केशव चंद्र सेन आपके मिलेंगे सुलभ समाचार। केशव चंद्र सेन सुलभ समाचार से। सुरेंद्रनाथ बनर्जी आपके बंगाली। ठीक है ना? सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहाँ जाएंगे? बंगाली में जाएंगे। आ रहा है समझ में? चलिए, सिंपल सा इसको मैच करना था। आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। और तो यहाँ से मिलेगा निम्नलिखित के बारे में 20 शब्दों में उत्तर दें। क्या बज रहा है इधर से? वायरिंग सब तो ठीक लिख रहा है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ से कह रहा है कि निम्नलिखित के बारे में 20 शब्दों में लिखें। नहीं, एक एक आपको टॉपिक दिया गया है, मतलब वर्ड दिया गया है। कहा जा रहा है कि इस पर आपको 20 शब्द लिखना है। जैसे हम देख लीजिए, आपको यहाँ छापा खाना दिया गया है, 20 वर्ड लिखना है। गुटेनबर्ग 20 वर्ड लिखना है। बाइबल पर 20 वर्ड लिखना है। रेशम मार्ग पर 20 वर्ड लिखना है। मराठा पर 20 मार्ग लिखना है। ठीक है ना? आइए देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले छापा खाना। करें कि छापा खाना एक यंत्र है जिससे पुस्तकों, समाचारों, पत्रिकाओं को छापकर प्रचारित किया जाता है। इससे ज्ञान का विस्तार हुआ। इससे क्या होगा? ज्ञान का विस्तार हुआ। दूसरा है, जोहान गुटेनबर्ग जर्मनी का एक व्यक्ति था जिसने यूरोप में सबसे पहले आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किया था। जिसने यूरोप में सबसे पहले आधुनिक छापे खाने का क्या किया था? एक तरह से आविष्कार किया था। आगे है बाइबल। बाइबल ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक है जिसे गुटेनबर्ग द्वारा सबसे पहले छापा गया, जिससे इसका व्यापक प्रचार हुआ। इसका क्या हुआ? व्यापक प्रचार हुआ। इस यहाँ से ऑब्जेक्टिव याद रखिए, बाइबल को सबसे पहले किसके द्वारा छापा गया? गुटेनबर्ग के द्वारा। आ रहा है समझ में? जोहान गुटेनबर्ग जर्मनी का एक व्यक्ति था। एक सब में ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है। बढ़िया से लिख के इसको प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो पोथी बन जाएगा। इसको पढ़ते रहिएगा। ठीक है? आ रहा है चीज़ समझ में क्या हम बोल रहे हैं? आगे देखिए आगे क्या हो रहा है।
रेशम मार्ग, रेशम मार्ग व्यापारिक मार्ग था, एक तरह का व्यापार करने। रेशम मार्ग, मार्ग का मतलब रास्ता होता है, मार्ग मतलब रास्ता, तो रेशम मार्ग जो था यह व्यापार करने का एक रास्ता था, ठीक है। जिससे चीन का रेशम यूरोप जाता था, जिससे चीन का जो रेशम वो कहाँ जाता था, यूरोप जाता था। और कहाँ जाता था, रेशम, रेशम का व्यापार होता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रेशम मार्ग पड़ गया। इसी मार्ग से विचारों का भी आदान प्रदान हुआ, इसी मार्ग से विचारों का भी क्या हुआ था, आदान प्रदान हुआ था। आ रहा है समझ में। चलिए आगे हम मराठा, मराठा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाला गया था, जिसने राष्ट्रवादी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया। जिसने राष्ट्रवादी विचारधारा को कहाँ तक पहुंचाया, आप बोलिएगा सर जन जन तक पहुंचाया। कोई दिक्कत यहाँ तक, नॉर्मल सा सबके बारे में हमने काफ़ी आसान भाषा में लिखने का प्रयास किया है, ताकि आपको और कोई दिक्कत देखने को यहाँ ना मिले, ठीक है। यहाँ से बढ़ते हैं आगे, आगे जाएंगे तो और आपको कुछ शब्द मिलेंगे, इस पर 20 वर्ड आपको लिखना है। यंग इंडिया के बारे में आपको 20 शब्द बताना है, ठीक है ना। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में लिखना है। सर सैयद अहमद के बारे में आपको लिखना है। प्रोटेस्टेंट के बारे में आपको, प्रोटेस्टेंटवाद के बारे में, मार्टिन लूथर के बारे में आपको 20 शब्द लिखना है। आइए सबके बारे में 20-20 शब्द आपको बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यंग इंडिया, यंग इंडिया एक राष्ट्रवादी पत्रिका थी जिसका संपादन महात्मा गांधी करते थे। यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी, यह अंग्रेजी भाषा में क्या होती थी, प्रकाशित होती थी, ठीक है। आगे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, यह कानून 1878 में लॉर्ड लिटन ने पारित किया था, जिससे भारतीय भाषाओं के प्रेसों पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे भारतीय भाषाओं के प्रेसों पर क्या किया गया, प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है ना। आगे सर सैयद अहमद, सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था, अलीगढ़ सर सैयद अहमद, ठीक है। वे मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा और सुधारों के समर्थक थे। मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा और सुधारों क्या थे, एक तरह समर्थक थे, ठीक है ना। आगे है प्रोटेस्टेंटवाद, यह ईसाई धर्म का सुधार आंदोलन था, ठीक है, जिसकी शुरुआत मार्टिन लूथर ने की थी। कौन किया था, मार्टिन लूथर ने की थी, ठीक है। और यह चर्च के भ्रष्टाचार के खिलाफ था, यह चर्चों के भ्रष्टाचार क्या था, खिलाफ था, ठीक है। आगे मार्टिन लूथर के बारे में देखेंगे। मार्टिन लूथर जर्मन धर्म सुधारक थे। इन्होंने पोप की नीतियों का विरोध कर प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत की थी। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की इन्होंने क्या कर रखी थी, शुरुआत की थी, ठीक है ना, प्रोटेस्टेंट की शुरुआत की थी। तो टोटल इतने ही हैं। आगे बढ़ेंगे, आपके हमने सब पर 20-20 वर्ड आपको बताया, टोटल 10 हो गया, कवर 10 कर लिया। आगे देखते हैं और है क्या इसमें। आगे बढ़ेंगे तो आपका वो खत्म हो जाएगा, अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न आपके खत्म हो जाएंगे। यहाँ शुरू होगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होंगे, ठीक है ना। लघु उत्तरीय, ये वाले आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, और लघु उत्तरीय प्रश्नों को यहाँ से हम देखेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम में 2 अंक के आएंगे। कितने अंक के आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, आप बोलिएगा सर ये लघु उत्तरीय अंक जो प्रश्न है हमारे एग्जाम में 2 अंक के आते हैं। और ये जितने भी इसमें प्रश्न हमने एक बार चेक किया, सब के सब काफ़ी VVI हैं। सबको बढ़िया से प्रयास करिएगा कि हर एक प्रश्न को बढ़िया से मतलब कवर करें, बढ़िया से नोट करें, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया। जो गुटेनबर्ग थे उन्होंने जो मुद्रण यंत्र का जो विकास है वह कैसे किया, इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है आपको। आइए काफ़ी जिनको देखिए, जिनको समझ में फाइनली समझ में नहीं आ रहा है वे लोग क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे। जैसे हमने इसको लिखा है वैसे एक बार लिखिए। काफ़ी आसान भाषा में हमने इसको एक तरह से डिजाइन किया है, ताकि जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनको भी समझ में आए, प्रॉपर ढंग से समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो। तो इसको एक बार आप लोग लिखने का प्रयास करिए, पक्का समझ में आपको आएगा। देखिए तो कह रहा है, गुटेनबर्ग ने जर्मनी में लगभग 1448 ईस्वी में एक यांत्रिक मुद्रण यंत्र का आविष्कार किया, ठीक है। उसने पुरानी वाइन प्रेस से प्रेरणा लेकर अक्षरों की ढलाई और छपाई की प्रक्रिया को आसान और तीव्र बनाया। गुटेनबर्ग के इस आविष्कार ने पुस्तकों का बड़े पैमाने उत्पादन संभव हुआ, जिससे ज्ञान का प्रसार तेजी से हुआ। जिससे ज्ञान का प्रसार क्या हुआ, काफ़ी तेजी के साथ हुआ, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा कि गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया, तो आपको लिखना है, गुटेनबर्ग ने जर्मनी में लगभग 1448 ईस्वी में एक यांत्रिक मुद्रण यंत्र का आविष्कार किया। एक यांत्रिक मुद्रण यंत्र का क्या किया, आविष्कार किया। उसने पुरानी वाइन प्रेस से प्रेरणा लेकर
अक्षरों की ढलाई और छपाई की प्रक्रिया को आसान और तीव्र बनाया। आसान और क्या किया? तीव्र बनाया। गुटेनबर्ग के इस आविष्कार से पुस्तकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हुआ, जिससे ज्ञान का प्रचार क्या हुआ? तेजी से ज्ञान का प्रसार हो गया। ठीक है ना। तो बस नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आगे 2 नंबर आपका प्रश्न है इस चैप्टर का, छापा खाना यूरोप में कैसे पहुंचा। जो छापा खाना है वो यूरोप में कैसे पहुंचा, इसके बारे में आपको बताना। देखिए करेगी, छापे खाने की तकनीक सबसे पहले चीन और कोरिया में विकसित हुई। जो छापे खाने की तकनीक है सबसे पहले चीन और कोरिया में विकसित हुई। सबसे पहले चीन और कोरिया में विकसित हुई। वहाँ से यह तकनीक व्यापारियों और यात्रियों के माध्यम से पश्चिम की ओर पहुँची। वहाँ से किसके द्वारा? यात्रियों और व्यापारियों के द्वारा कहाँ पहुँची? पश्चिम की ओर पहुँची। 15वीं शताब्दी में गुटेनबर्ग ने इसे यूरोप में आधुनिक रूप दिया। इसके बाद यह तकनीक पूरे यूरोप में फैल गई और शिक्षा, धर्म और राजनीति में क्रांति लाई। और शिक्षा, धर्म और राजनीति में क्या लाई? क्रांति लाने का काम की। शिक्षा, धर्म और राजनीति में। आ रहा है समझ में? तो छापा खाना यूरोप में कैसे पहुंचा? आपको बोलना है कि छापे खाने की तकनीक सबसे पहले चीन और कोरिया में विकसित हुई। सबसे पहले चीन में, यूरोप में पहुंचने से पहले कहाँ विकसित हुई? चीन में विकसित हुई और कोरिया में विकसित हुई। वहाँ से यह तकनीक व्यापारी और यात्री के द्वारा, यहाँ से एक पॉइंट ये वाला मेन है, इसको मन नहीं छोड़ना है। व्यापारियों और यात्री के द्वारा पहुँची। किसके द्वारा पहुँची? व्यापारियों और यात्रियों के द्वारा जो छापा खाना है वो यूरोप में पहुँचा। ठीक है ना। पहुँची 15वीं शताब्दी में गुटेनबर्ग ने इसे यूरोप में आधुनिक रूप दिया। इसके बाद यह तकनीक पूरे यूरोप में फैल गई। पूरे यूरोप में क्या हो गई? फैल गई और अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी क्रांति लाई। जैसे शिक्षा में, धर्म में, राजनीति में काफ़ी क्रांति देखने को मिला। ठीक है। ये आपका 2 नंबर प्रश्न था लघुत्तरी का। आगे बढ़ेंगे तो आपको एक 3 नंबर प्रश्न मिलेगा। काफ़ी प्यारा प्रश्न है। इंक्विजिशन से आप क्या समझते हैं? इसकी ज़रूरत क्या पड़े? ठीक है ना। देखिए एक बात करें, इंक्विजिशन एक कहें तो संस्था है। एक संस्था है, आपको पहले याद रखना। एक प्रकार क्या है? संस्था है। देखिए तो इंक्विजिशन चर्च की वह संस्था थी जिससे ईसाई धर्म के विरुद्ध विचार रखने वालों को सजा देती थी। यह एक तरह से काफ़ी कठोर संस्था था जो ईसाई धर्म चर्च की वह संस्था थी जो ईसाई धर्म के विरुद्ध विचार रखने वाले को सजा देती थी। जो भी लोग ईसाई धर्म के विरुद्ध अपना एक तरह से सोचते थे, कोई बोलते थे, कुछ बोलते थे, तो उनको सजा मिलता था। यह प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन को रोकने और कैथोलिक चर्च की सत्ता बनाए रखने हेतु बनाई गई थी। यह इसलिए जरूरी समझी गई क्योंकि छापे खाने के माध्यम से धार्मिक विचारों का प्रसार तीव्र हो गया था, जिससे चर्च को चुनौती मिलने लगी। जिससे चर्च को क्या मिलने लगी थी? चुनौती मिलने लगी थी। ठीक है ना। तरह से खतरा होने लगा था, चुनौती मिलने लगे थे। तो बस यही क्या है, एक संस्था है जो ईसाई धर्म की रक्षा करता है। ईसाई धर्म के विरुद्ध जो भी बोलता है उसको इस संस्था के द्वारा सजा दी जाती है। ठीक है ना। तो बस इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो आपको लिखना है इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो ईसाई धर्म के लोग थे उनको चुनौती आने लगी। यानी अलग अलग जगहों से उनको धमकी मिलने लगी, चुनौती आने लगी, इसलिए उन्होंने ये संस्था बनाया। आ रहा है समझ में? चलिए आगे घ नंबर 1 प्रश्न मिलेगा आपको। पांडुलिपि क्या है? इसकी क्या उपयोगिता है? पांडुलिपि के बारे में इसमें बताना है। पांडुलिपि मतलब यह एक तरह की लिपि है। ठीक है। आइए देखते हैं कैसी लिपि है। पांडुलिपि हाथ से लिखी हुई पुस्तक या ग्रंथ होती है। जो पांडुलिपि होती है वह हाथ से लिखी हुई पुस्तक या क्या होती है? ग्रंथ होती है। ठीक है। जिसे प्राचीन काल में ताड़पत्र या भोजपत्र पर लिखा जाता था। ताड़ का मतलब तरकुल के पत्ते, ताड़ मतलब तरकुल होता है। या भोजपत्र जिस पर खाना हम लोग खाते हैं उस पर भी लिखा जाता था। इनका उपयोग धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान को सुरक्षित रखने में होता था। धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान को सुरक्षित रखने में होता था। मुद्रण यंत्र के आविष्कार से पहले जन संरक्षण का मुख्य माध्यम पांडुलिपियाँ ही थी, लेकिन ये सीमित और कठिनाइयों से उपलब्ध थी। सीमित और कठिनाइयों से उपलब्ध थी। आ रहे हैं? तो पांडुलिपि क्या है? पांडुलिपि हाथ से लिखी हुई एक लिपि होती है। ठीक है। जिस पर ताड़पत्र या भोजपत्र पर हाथों से लिखा जाता है। इसका उपयोग धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान को सुरक्षित रखने में होता था बहुत पहले। ठीक है ना। चलिए अब पूछा इसकी उपयोगिता क्या पड़ी। तो इसकी देखिए आप कह रहे हैं कि मुद्रण यंत्र के आविष्कारों से पहले जन संरक्षण का मुख्य माध्यम पांडुलिपि ही था।
लेकिन ये सीमित और कठिनाइयों से उपलब्ध था। इसका जो उपयोगिता इसलिए पड़ा क्योंकि हम लोग ज्ञान का संरक्षण कर सके। ज्ञान का संरक्षण रखने का एक माध्यम था पांडुलिपि। ठीक है, पांडुलिपि में क्या होता है, हाथ से लिखी हुई एक लिपि होती है, या पुस्तक कह सकते हैं, पुस्तक होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आप अंगन नंबर 1 क्वेश्चन मिलेगा, लॉर्ड लिटन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमान बनाया कैसे। लॉर्ड लिटन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमान बनाया कैसे, आपको बताना। देखिए, लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिससे भारतीय भाषाओं के प्रेसों पर पाबंदी लग गई। इससे भारतीय समाज में आक्रोश फैला और प्रेस की स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ने लगी। प्रेस की स्वतंत्रता की मांग है वो जोर पकड़ने लगी। ठीक है, इस कानून ने राष्ट्रवादियों को एकजुट किया और राष्ट्रवादी आंदोलन को मजबूती दी। इस दमनात्मक नीतियों से स्वतंत्रता संग्राम को बल मिला। स्वतंत्रता संग्राम को यहाँ क्या मिला, बल मिला। ठीक है, आ रहा है समझ में। लॉर्ड लिटन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमान बनाया कैसे। ठीक है, तो आपको लिखना है, लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था, पहले काम यह किया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, जिससे भारतीय भाषाओं के प्रेसों पर पाबंदी लग गई। भारतीय भाषाओं के प्रेसों पर पाबंदी लग गई। इससे भारतीय समाज में आक्रोश फैला और प्रेस की स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ने लगे। इस कानून ने राष्ट्रवादियों को एकजुट किया और राष्ट्रवादी आंदोलन को मजबूती दी। इससे दमनात्मक नीति से स्वतंत्रता संग्राम को बल मिला। स्वतंत्रता संग्राम क्या मिला, बल मिला। उसको एक तरह से बल मिलने का मतलब काफ़ी रफ्तार से आगे बढ़ा। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे तो आपका यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो जाएगा। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहा है। दीर्घ उत्तरीय आपके एग्जाम में सीधे 5 अंक का देखने को मिलेगा। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे के सीधे 5 अंक के आएंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 अंक वाले आपके एग्जाम में सीधे 5 अंक के लड़ेंगे। ठीक है ना, देखिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, ध्यान समझिएगा। एक प्रश्न को आप लोग ध्यान समझने का प्रयास करिएगा ताकि कहीं से कोई दिक्कत देखने को न मिले। मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया। मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया, इसके बारे में आपको यहाँ डिटेल से बताना है। ठीक है ना, 5 नंबर का बात है, कम से कम एक बिता अपने बिता से लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा। 5 नंबर का मतलब वही होता है 150 से 200 शब्दों में 200 शब्दों से कम लिखना है। ठीक है ना, कई बार 200 से 250 शब्दों में देता है, लेकिन 150 से 200 शब्दों में आपका ओवर हो जाता है। ठीक है ना, चलिए शुरुआत करते हैं। कि मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व के विकास, कलर चेंज करके बताते हैं आपको। मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, गुटेनबर्ग द्वारा 15वीं शताब्दी में यांत्रिक मुद्रण यंत्र के आविष्कार ने ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी। ज्ञान के क्षेत्र में क्या ला दी, एक क्रांति ला दी। इसके द्वारा पुस्तकें सस्ती, सुलभ और व्यापक रूप से उपलब्ध हो गई। इससे साक्षरता दर बढ़ी और धार्मिक, वैज्ञानिक एवं राजनीतिक विचारों का तेजी से प्रसार हुआ। तेजी से क्या हुआ, प्रसार हुआ। धार्मिक सुधार आंदोलन, प्रो एस्टेट आंदोलन से लेके वैज्ञानिक नवाचारों और लोकतांत्रिक चेतना के विकास तक मुद्रण ने सब में भूमिका निभाई। लोगों को अपनी बात कहने और दूसरे के विचारों से प्रभावित होने का मंच मिला। दूसरों के विचारों से प्रभावित होने का मंच मिला। अखबार, पत्रिकाएं और पुस्तकें जनमत निर्माण का शक्तिशाली माध्यम बन गई। इस प्रकार मुद्रण क्रांति ने आधुनिक समाज, शिक्षा, विचारों और राजनीतिक आंदोलनों की नींव रखी। राजनीतिक आंदोलन क्या रखी, नींव रखी। आ रहे समझ में। तो मुद्रण ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया, आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया, इस यहाँ पर आपको बताना है। जो आधुनिक मतलब नया जो विश्व बना था वो मुद्रण काल ने उसको कैसे प्रभावित किया। तो इसको नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार लिख लीजिएगा, एक बार नोट करके एक बार खुद से पढ़िएगा, पक्का समझ में आएगा। आ रहा है समझ में, नहीं समझ में आएगा तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट करने का प्रयास करिएगा। उसके बाद खुद से एक बार पढ़िए, पक्का समझ में आएगा। इसमें से देखिए, हम यह नहीं करें कि आप लोग इसको रटिए, पूरा रटना इतना याद कौन करता है जी। इसमें से क्या करना है आपको, 2 से 4 लाइन ही बस आपको याद रखना है, बाकी इसमें अपने मन से लिखना होता है। इतने लॉन्ग क्वेश्चन में सब कुछ आपको याद नहीं करना होता है। इसमें आपको कुछ कुछ याद करना है, 2 से 4 लाइन आपको इसमें से ले लेना है और प्रयास करना है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर अपनी भाषा में लिखें, खुद से लिखें। ठीक है ना, क्योंकि इतना कौन याद कर, देखिए इस पहला में इतना है, दूसरा में इतना है, तीसरा में इतना है, चौथा में इतना है, कितना कोई याद करेगा आप ही बताइए। इतना याद करने में तो काफ़ी दिक्कत होगा ना।
काफ़ी दिक्कत देखने को मिलेगा इन सभी प्रश्नों को इतना याद करने में। तो आप लोग को याद करना नहीं चाहते तो इसको हर हफ्ता में 1 से 2 बार पढ़िएगा, आपको याद रहेगा, आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आपको ख नंबर एक प्रश्न मिलेगा इसी में। 19वीं सदी में भारत में प्रेस के विकास को रेखांकित करें। 19वीं सदी में भारत में प्रेस के विकास को आपको रेखांकित करना है, इसके बारे में कुछ आपको डिटेल से बताना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ से देखते हैं प्रश्नों को। कह रहे कि 19वीं शताब्दी में भारत में प्रेस का विकास तेजी से हुआ। जो प्रेस का भारत में विकास हुआ, प्रेस का विकास वह काफ़ी तेजी से हुआ, आ रहा है ना, काफ़ी तेजी से हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रेस पर कई प्रतिबंध थे, परंतु भारतीयों ने राष्ट्रीय चेतना के विस्तार हेतु इसका प्रयोग किया। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी एवं मीरात उल अखबार निकाले, ठीक है ना, इन्होंने इसका संपादन किया। केशव चंद्र सेन, बाल गंगाधर तिलक एवं सुरेंद्रनाथ वर्णजी जैसे नेताओं ने अपने अपने समाचार पत्रों द्वारा जनता को जागरूक किया। अपने अपने समाचार पत्रों द्वारा जनता को क्या करने का प्रयास किया, जागरूक करने का प्रयास किया। बंगाल गजट, मराठा केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदू पत्रिका जैसे अखबार राष्ट्रीय आंदोलनों के समर्थक बने। राष्ट्रीय आंदोलनों की एक तरह से क्या बन गए, समर्थक बन गए। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाकर अंग्रेजों ने भारतीय प्रेस पर अंकुश लगाना चाहा, परंतु इससे प्रेस और अधिक मुखर हो गया। इससे प्रेस जो है और अधिक क्या हो गया, मुखर हो गया। 19वीं सदी का भारतीय प्रेस स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख हथियार बना और जनता के मन में देशभक्ति, जनता के मन में क्या पैदा हो गया, देशभक्ति, स्वराज और सामाजिक सुधार की भावना को प्रबल किया। जो जितने भी एक तरह से जनता थी उनके मन में देशभक्ति आ गया, स्वराज आ गया, सामाजिक सुधार की भावना को क्या किया, प्रबल दिया, यानी सबके मन में ख्याल आने लगा। आ रहा है समझ में। ख नंबर प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो आप लोग बोलिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो एक ग नंबर आप यहाँ प्रश्न दिख रहा है। भारतीय प्रेस की विशेषताओं को लिखें। भारतीय प्रेस की यहाँ पर आपको विशेषता लिखना है। आखिर भारतीय प्रेस की क्या विशेषता है आपको यहाँ से बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको हम बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। भारतीय प्रेस की विशेषता को लिखना है। भारतीय प्रेस की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है, ठीक है ना। पहला, राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार। पहला है राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार, राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार। भारतीय प्रेस ने ब्रिटिश शासन की नीतियों का आलोचना की और स्वराज की भावना को जन्म दिया। और स्वराज की भावना का किया, एक तरह से जन्म देने का काम किया स्वराज की भावना को, ठीक है। दूसरा है जन जागरण का माध्यम। जन जागरण का माध्यम, प्रेस ने जनता को शिक्षा, अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक किया। जो प्रेस है, प्रेस ने जनता को शिक्षा, अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक किया, ठीक है ना। किसके प्रति आपको बताना है, शिक्षा, अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति क्या किया, जागरूक किया। आगे है बहुभाषी प्रकृति। बहुभाषी प्रकृति, भारत में प्रेस विभिन्न भाषाओं जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, उर्दू, तमिल आदि में प्रकाशित होता था, जिससे वो विविध क्षेत्रों तक पहुंचा। जिससे वो विविध क्षेत्रों तक क्या किया, पहुंचने का काम किया। सामाजिक सुधारों का समर्थन। सामाजिक सुधारों का समर्थन करा कि बाल विवाह, सती प्रथा, स्त्री शिक्षा आदि सामाजिक विषयों पर प्रेस ने सुधार की मांग की। प्रेस ने क्या किया, सुधार का मांग किया, ठीक है ना। यानी प्रेस से काफ़ी कुछ हेल्प हुआ, ठीक है ना। जैसे बाल विवाह को रोका गया, इससे इसका मतलब जितने बाल विवाह के बारे में प्रेस के माध्यम से बताया गया, सती प्रथा के बारे में, स्त्री शिक्षा के बारे में, इन सब पर काफ़ी जोर दिया गया, ठीक है ना। आगे, अवरोधों के बावजूद सक्रियता। ब्रिटिश शासन द्वारा लगाए गए प्रेस अधिनियम के बावजूद भारतीय प्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती दी। स्वतंत्रता संग्राम को क्या किया, मजबूती देने का काम किया, ठीक है ना। आ रहा है समझ में यहाँ तक। तो भारतीय प्रेस की विशेषताओं को लिखना है। तो भारतीय प्रेस की आपको लिखना है विशेषताएं निम्नलिखित हैं, इसे कर लीजिएगा। पहला, भारतीय प्रेस ने ब्रिटिश शासन की नीतियों का आलोचना की, ठीक है, और स्वराज की भावना को जन्म दिया, भारतीय प्रेस, ठीक है। दूसरा, जन जागरण का माध्यम, एक तरह से जनता को जागरण करने का एक तरह का माध्यम बन गया कौन, भारतीय प्रेस। बहुभाषी प्रकृति, यानी जो भारतीय प्रेस था उसमें अनेक भाषाओं का छपाई होता था, अनेक भाषाओं, हिंदी, बंगाली, तमिल आदियों में प्रकाशित होता था, ठीक है ना। तो अनेक भाषाओं का इन्होंने उजागर किया। समाज सुधारों का समर्थन, यानी सामाजिक सुधार, समाज में सुधार लाने का भी काफ़ी अच्छा काम किया कौन, भारतीय प्रेस, ठीक है। इसके माध्यम से काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिला। अवरोधों के बाद सक्रियता, कुछ अवरोधों के आने के बाद भी एकदम सक्रिय बना रहा है कौन, भारतीय प्रेस। तो काफ़ी एक तरह से लाजवाब इसका प्रदर्शन रहा किसका, भारतीय प्रेस का। आ रहा है समझ में। आगे,
आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको घ नंबर प्रश्न मिलेगा। देखते हैं घ नंबर क्या कह रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया? राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया, आपको यहाँ से बताना। देखिए, भारतीय प्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को बल देने में निर्णायक भूमिका निभाई। प्रेस ने ब्रिटिश शोषण और अन्याय को उजागर किया। अन्याय को क्या किया? उजागर किया, जिससे जनता में आक्रोश पैदा हुआ। बाल गंगाधर तिलक के केसरी और मराठा पत्र, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बंगाली पत्र, राम मोहन राय के संवाद कौमुदी ने लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक किया। प्रेस ने स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन की सूचनाओं को जन जन तक पहुँचाया। जन जन तक क्या किया? पहुँचाने का काम किया। इस समाचार पत्रों ने जनता में देशभक्ति, बलिदान और स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया। ठीक है। प्रेस ब्रिटिश दमन का विरोध करता रहा। जो कहें तो जो प्रेस था ब्रिटिश दमन का विरोध करता रहा और राष्ट्रवादियों को एक मंच प्रदान करता रहा। कुल मिलाकर प्रेस स्वतंत्रता संग्राम की ऋण बनी। वही दूसरा ही क्वेश्चन था, सेम जो दूसरा क्वेश्चन हमने देखा है भारतीय प्रेस के बारे में विशेषता। तो इसमें आपका क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया। यानी इसमें कुल मिलाकर कहें तो भारतीय प्रेस के बारे में ही आपको लिखना है। भारतीय प्रेस के बारे में क्या कुछ जानते हैं वही आपको लिखना है। आ रहा है समझ में? चलिए एक बार और देख लेते हैं। भारतीय प्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलनों को बल देने में निर्णायक भूमिका निभाई। ठीक है ना, निर्णायक भूमिका निभाई। ठीक, अहम भूमिका निभाई। प्रेस ने ब्रिटिश शोषण और अन्याय को उजागर किया। अन्याय को इन्होंने दिखाया, उजागर किया। आ रहा समझ? जो प्रेस होता है, प्रेस का मतलब अखबार समझ रहे हैं ना, अखबार प्रेस उसका होता है ना। तो उन्होंने जितना भी अन्याय हुआ उसको प्रेस प्रिंटिंग करके उजागर किया। जनता में आक्रोश पैदा हुआ। जनता में क्या आक्रोश पैदा हुआ? आक्रोश पैदा होगा तो राष्ट्रीय आंदोलन होगा ही। राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब अपने देश में जितना भी आंदोलन हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, वही राष्ट्रीय आंदोलन है। राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब अपने देश में अंग्रेजों के खिलाफ जितना भी आंदोलन हुआ सबके सब आपका राष्ट्रीय आंदोलन है। ठीक है। और राष्ट्रीय आंदोलन एक तरह से कहें तो जब भी कोई राष्ट्र के लोगों पर दिक्कत आता है तो लगा आंदोलन करते हैं। आ रहा है ना? जैसे में अभी आपने बहुत सारे आंदोलन देख रखे होंगे। अक्सर आजकल भी देखिए नौकरी के लिए आंदोलन होता है, तो उसमें भी जब हमारी मांग पूरी नहीं होती है, हमारे मुताबिक काम नहीं होता है, जनता मतलब एक तरह से कहें तो खुश नहीं रह पाती है, तो आंदोलन करती है। आंदोलन किसके लिए? जनता के लिए होता है, पूरे समाज के लिए आंदोलन किया जाता है। ठीक है ना। तो प्रेस ने अहम भूमिका, जैसे आजकल मीडिया भी अहम भूमिका निभाती है। ठीक है ना, मीडिया भी अहम भूमिका निभाती है। मीडिया का भी काफ़ी अहम रोल होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा एक घ नंबर प्रश्न। मुद्रण यंत्र की विकास यात्रा को रेखांकित करें और यह आधुनिक स्वरूप में कैसे पहुँचा। मुद्रण यंत्र की विकास को रेखांकित करते इसके बारे में यह बताना है आपको, ये आधुनिक स्वरूप में कैसे पहुँचा। देखिए, मुद्रण यंत्र की शुरुआत चीन की लकड़ी के ब्लॉक प्रिंटिंग से हुई थी। चीन में लकड़ी के ब्लॉक प्रिंटिंग से हुई थी। जो मुद्रण यंत्र की शुरुआत है वह चीन में लकड़ी के ब्लॉक प्रिंटिंग से हुई थी। ठीक है। कोरिया में धातु अक्षरों का प्रयोग हुआ, परंतु वास्तविक क्रांति गुटेनबर्ग की यांत्रिक मुद्रण के आविष्कार 1448 ईस्वी से देखने को मिला। यूरोप में छपाई की तकनीक तेजी से फैली और ज्ञान, विज्ञान, धर्म और राजनीति में क्रांति लाई। जो यूरोप में जो छपाई की तकनीक है वह काफ़ी तेजी से देखने को मिली, काफ़ी तेजी से फैली। ठीक है। भारत में मुद्रण का प्रवेश पुर्तगालियों द्वारा हुआ। भारत में मुद्रण का जो प्रवेश है वह किसके द्वारा हुआ? पुर्तगालियों के द्वारा हुआ, जिन्होंने गोवा में छपाई शुरू की। बाद में मशीनरियों और समाज सुधारकों ने प्रेस का प्रयोग धार्मिक और सामाजिक सुधार हेतु किया। ठीक है ना। 19वीं सदी में भारतीयों ने स्वतंत्र प्रेस की नींव रखी। आज के डिजिटल युग में मुद्रण तकनीक कंप्यूटर, इंटरनेट और ई बुक्स में बदल चुकी है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य विचारों का प्रसार करना था और अब भी वैसा ही है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था क्या करना था? विचारों को प्रसार करना। प्रचार का मतलब दूसरे तक पहुंचाना, मतलब अपनी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाना। इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था किसका? मुद्रण यंत्र का। आ रहा समझ में? तो बस नॉर्मल सही क्वेश्चन था। आधुनिक स्वरूप के बारे में आपको बताना था, हमने नीचे भी आपको आधुनिक के बारे में बताया। तो दीर्घोत्तरी प्रश्न हम समझते हैं कि बहुत सारे बच्चों को याद नहीं हो पाता है, तो याद मत करिएगा आप लोग। इसको लिख के 1-2 बार पढ़िएगा, आप लोग पक्का लिख सकते हैं। और प्रयास करिएगा दीर्घोत्तरी प्रश्नों को खुद से ज़्यादा लिखने का प्रयास करें। आप तो अति लघुत्तरी को याद कर सकते हैं। हम बहुत सारे बच्चों को कमेंट आता है कि सर ये याद नहीं हो पाता है, दीर्घोत्तरी का जो प्रश्न होता है याद नहीं हो पाता है। लेकिन देखिए आप लोग तो इसको याद कर सकते हैं।
ये वाला लघु उत्तरी तो आप लोग याद कर सकते हैं, लेकिन दीर्घ उत्तरी में आपको दिक्कत होता है, हम समझ सकते हैं आपकी बातों को, लेकिन इसको आप लिखने का प्रयास करिए। दीर्घ उत्तरी प्रश्न लिखिए और इसको पढ़िए, पढ़ के इसमें से 1-2 लाइन तो याद होगा, पक्का याद होगा, और पुनः उसमें आप लोग कुछ बना सना के लिखिए, अपने मन से अपना सोचने का समझ शक्ति बढ़ाइए आप लोग, ठीक है ना, तब जाके आप बेहतर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह आपके क्लास 10 इतिहास का सबसे लास्ट चैप्टर था। जो आपका इतिहास की दुनिया जो बुक है, इस बुक का सबसे लास्ट चैप्टर था, हमने पूरा इसको कवर कर दिया। अब इसका सब्जेक्टिव सीरीज आएगा हर एक चैप्टर से, जो बुक के अंदर से हम ऑब्जेक्टिव आपको इसमें से बताएंगे, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाएंगे, काफ़ी शानदार। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, ऐसे ही मिलेंगे तुरंत इसके नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।